भय शब्द यहां पर भी आ रहा है। और मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, ये जो डर और ये जो भय है ये प्रकृति प्रदत्त है। यानी मनुष्य का जब से इस संसार और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार लोटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूँ जो शायद यूपीएससी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा सफलता और असफलता से संबंधित है। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में या जीवन के किसी भी जो है परीक्षाओं में यदि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे रिसर्च हुई है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया है और एक निष्कर्ष और एक थ्योरी पर पहुंचे हैं जिस पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि 99% बल्कि इससे भी ज़्यादा यदि व्यक्ति असफल होता है तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण कारण प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण कारण की अहम भूमिका रहती है, वो है डर, फियर फैक्टर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज विद्यार्थियों की समस्या बनती जा रही है कि एग्जाम से पहले उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्जाम के 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे 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 एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और उनके अंदर एक प्रकार से एग्जामोफोबिया या किसी परीक्षा का डर वो बढ़ता जा रहा है। और यदि वो इस डर को पार नहीं कर पाए, इस डर को नहीं जीत पाए, तो परिस्थिति ये होती है कि सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो जो एग्ज़ाम निकलना चाहिए वो कुछ नंबरों से नहीं निकल पाता है। मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो फियर फैक्टर है, ये जो डर है, ये अच्छा है या बुरा, इस शब्द को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो शब्द लिखा है आपके सामने कि ये जो डर है ये अच्छा है या बुरा, इस डर के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारी पर्सनैलिटी को मैंने देखा, सुना और बहुत सारी पर्सनैलिटियों के बारे में मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि आपके सामने कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी को लाया जाए, कौन से ऐसे व्यक्तित्व को लाया जाए ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छा समझ सकें। तो मुझे जो सबसे ठीक और अच्छी पर्सनैलिटी लगी इस फियर फैक्टर, डर के बारे में बताने के लिए, वह सबसे सही और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो मुझे लगा माइक टायसन। माइक टायसन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, भूतपूर्व मुक्केबाज। और जब 90 के दशक में और 80 मिड 80 के दशक में और 90 के दशक में जब वो अपनी मुक्केबाजी के चरम पर थे, अर्थात उनका जो एक प्रकार से स्टारडम पीक पर था, तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी और उनको एक तमगा भी मिला जिसे कहा जाता है आयरन। यानी एक प्रकार से जो उनका पंच, जो उनका घूसा या मुक्का, वो एक प्रकार से लोहे का था। ऐसा उनको क्या मिला, एक प्रकार से पदवी मिली। उनको कहा जाने लगा, भारत में आपको पता है आयरन मैन किसे कहा जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के संदर्भ में जो आयरन मैन के रूप में जो है इस मुक्केबाज को जाना जाता है, जिसका नाम है माइक टायसन। तो मैं इनके बारे में आपसे सिर्फ कुछ पंक्तियां आपकी चर्चा करना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माइक टायसन।
माइक टायसन से पूछा गया कि डर के बारे में आप क्या कहोगे। माइक टायसन से पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता है? वो माइक टायसन जिसके पंच से पूरी दुनिया और विशेषकर मुक्केबाजी के जगत में अच्छे से अच्छे जो प्रतिद्वंदी होते थे वो डरते थे। और यहां मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि माइक टायसन के व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां भी होंगी, लेकिन हमें अभी सकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा करनी है। जो उनका सकारात्मक और अच्छा पक्ष रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डर और जो फियर फैक्टर है उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माइक टायसन आप सब लोग जानते हो कि उनके पंच के बारे में कहा जाता था कि वो लोहे फौलाद जितना मजबूत था, और वो पंच यदि एक अच्छा पंच का जनता इंतजार करती थी कि सिर्फ एक अच्छा पंच माइक टायसन की तरफ से निकल के आएगा और सामने वाला धराशायी हो जाएगा। यहां मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि माइक टायसन से पूछा गया कि आपका डर के बारे में क्या जो है विचार है, क्या विचार रखते हो आप डर के बारे में? तो माइक टायसन ने कहा, डर बहुत अच्छी चीज है। यदि डर नहीं होगा तो मैं तैयारी और प्रैक्टिस लगातार नहीं कर पाऊंगा। मुझे जितनी प्रैक्टिस और जितना अभ्यास करना चाहिए मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। मैं सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाने की दम रखता हूं। माइक टायसन बोलते हैं, मुझे डर इस बात का रहता है कि ये जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसका एक अच्छा पंच यदि मेरे ऊपर पड़ा तो फैसला वहीं पर हो सकता है। और डर इस बात का है कि सामने वाला जो है उसका एक अच्छा पंच जो है वो कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, जिसके कारण फैसला गेम में कुछ भी हो सकता है। तो माइक टायसन ने कहा, डर बहुत अच्छी चीज है। यदि डर ना हो तो वो अपनी तैयारी और अपने अभ्यास और अपनी प्रैक्टिस को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते। माइक टायसन से पूछा गया, ठीक है आपने कहा डर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप इतना निडर कैसे रहते हो? यानी जब आप गेम खेल में उतरते हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है। तो माइक टायसन ने उत्तर दिया कि जब मैं खेल खेल रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि एक अच्छा पंच किसी भी प्रकार से निकल कर आए और सामने वाले को धराशायी कर दे। यह माइक टायसन ने अपने इंटरव्यू, अपनी बातों के अंतर्गत, उनके बहुत सारे जो है इंटरव्यू, बहुत सारी बायोग्राफी, उसमें माइक टायसन ने यह बात कही गई है। तो इसी लाइन को ही पकड़ना है। यानी सिर्फ दो लाइनें जो उनके द्वारा कही गई। पहली लाइन, डर बहुत अच्छी चीज है। यदि डर नहीं होगा तो मैं अपनी तैयारी, अपने अभ्यास को निरंतर दिशा और दशा बहुत अच्छी जो है रूपरेखा नहीं दे पाऊंगा। दूसरी लाइन जो माइक टायसन ने कही, विशेष रूप से आपको उसको याद रखना है कि यदि इन सारी परिस्थितियों में जब कभी भी रिंग, यानी जो बॉक्सिंग का जो मैदान होता है जिसे हम रिंग कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में रहती है कि एक अच्छा पंच जो है वो निकल कर आए और सामने वाले को धराशायी कर दे। जब लोगों ने उनसे पूछा क्या आपको डर नहीं लगता है, तो माइक टायसन ने ये उत्तर दिया। और मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, माइक टायसन के जीवन में कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे, लेकिन हम सकारात्मक पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो वो माइक टायसन से बहुत अच्छा सीख सकता है कि किस प्रकार वो एक गरीब, बहुत ज्यादा गरीबी, कैट स्किल नाम की एक जगह थी यूएसए में, वहां पर जो है उनके पिताजी जो है, उनकी माताजी के संबंध अच्छे नहीं थे, तो माता ने ही उनको पलाया, माता ने ही उनको जो है भरण पोषण किया, उनको पाला। और इतनी गरीबी, इतनी बुरी परिस्थितियों में जो है उनका जीवन कटा, बचपन, तो वो मानसिक जो एक प्रकार से आघात और प्रभाव थे उनसे उनको बड़ा कठोर बना दिया। यानी कि वो जो है एक उनका अलग व्यक्तित्व निर्मित हो गया।
और आपको भी पता होगा कि जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण करने में अहम भूमिका अदा करती हैं। तो इसी प्रकार जो माइक टायसन है वो स्लम गंदी बस्तियों में भी रहा, उनको रहना पड़ा मजबूरीवश। माता ने जो है उनका पालन पोषण किया, पिताजी जो है वो अधिक समय तक साथ नहीं दे पाए। इस सारी परिस्थितियों से हमें यह सीखना है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो गरीबी से कठिन परिश्रम करके कैसे आगे बढ़ा और विश्व का एक महान मुक्केबाज बना। और उसने डर के बारे में, क्योंकि मुक्केबाजी की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सिर्फ एक अच्छा घूंसा, एक अच्छा पंच, एक अच्छा मुक्का, उसका ही इंतजार होता था। और दुनिया माइक टायसन के उस पंच का इंतजार करती थी कि माइक टायसन का एक ऐसा आयरन फौलादी पंच निकल कर आएगा जो सामने वाले को चित कर देगा, धराशायी कर देगा। मित्रों, यदि माइक टायसन का जीवन देखा जाए तो गरीबी से निकलकर किस तरह उन्होंने अपने को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाया, और उसके बाद उनके जो करियर था उसमें उसके बाद कुछ उतार भी आया, यानी बहुत पीक पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रही, लेकिन हमें आज सकारात्मक पक्ष पे ही चर्चा करनी है। मित्रों, मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो डर के बारे में बताया वो हम अपनी तैयारी के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस व्याख्या से, उनके उन कथनों से हम अपनी यूपीएससी और अन्य राज्यों की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से समझना है कि आज हम और जो है हमारे जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, अनेक विद्यार्थी जो हैं वो छोटे शहरों से और ऐसे क्षेत्रों से जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं, विकास की मुख्य धारा में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं, और बहुत सारा ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाया, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका बहुत बड़ा तबका, यानी एक बहुत बड़ा पोर्शन तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इन परीक्षाओं का जिस प्रकार से ग्लैमर जो है एक प्रकार से एक स्टेटस सिंबल और ग्लैमराइजेशन कर दिया है, उस सारी स्थितियों में व्यक्तियों को जो सपने हैं वो रील और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग में जबरदस्ती जो है वो प्रवेश की कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि इस चीज से हमेशा दूर रहना है कि हम किसी अन्य चीजों को देखकर अपने सपने बनाएं। हमें अपना व्यक्तित्व, अपने ऊपर भरोसा है, अपने पढ़ाई और अपने दिमाग के ऊपर भरोसा है तो ही हम आगे बढ़ें। अपना परिवार और जो हमारे सगे संबंधी हैं, कितना हमको जो है कितना हम उनसे हमें सहयोग सपोर्ट मिल सकता है, इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं आपकी, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। प्लान बी क्या है आपका, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तैयारी के लिए आ ही गए, अब उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा जो वर्ग है उत्तर भारत का और तमाम जो है राज्यों का, वो दिल्ली तैयारी करने आता है। तैयारी करने के लिए आए और तैयारी करना चालू कर दी और एक लक्ष्य लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं हमें सफल होना है। घर वाले, माता पिता, परिवार, सभी लोग कहीं ना कहीं उम्मीद जो है लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा जो है बेटा या हमारी बेटी या जो हमारा अमुक रिश्तेदार है वह दिल्ली तैयारी करने के लिए गया है और निश्चित रूप से वो सफल होके ही लौटेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं और तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। तैयारी में जो है काफी जो है वो अपना यानी कि जो उनका व्यक्तित्व है और जो उनकी शारीरिक क्षमता है वो सब कुछ झोंक देते हैं।
तैयारी के प्रति समर्पण में। और फिर उसके बाद धीरे 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 समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी जो मार्केट फोर्सेस, बहुत सारी ऐसी बातें कहीं ना कहीं विचलन के रास्ते पर, या फिर एक बहुत प्रकार की ऐसी बातें कि घर पे सब कुछ ठीक था, आसपास के वातावरण में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब यहाँ आए कुछ समय रहने के बाद एक अजीब प्रकार का जो है माहौल बनता जा रहा है, अजीब प्रकार का वातावरण बनता जा रहा है, जिसमें कुछ नकारात्मक पक्ष जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तैयारी के दौरान। उसके बाद फिर तैयारी में विद्यार्थी लगे हुए हैं, एग्जाम आ गया, और एग्जाम के दौरान फिर कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो, जैसा मैंने कहा, बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी फोर्सेस कहीं ना कहीं दिमाग पर हमला कर रही हैं। तो डर जो है, जो फियर फैक्टर है, वो उससे जो है विद्यार्थी बहुत सारे बच जाते हैं, बहुत सारे नहीं बच पाते हैं। तो मैं आज आपसे वही बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो शब्द है फियर फैक्टर का, मैं आपसे शब्द कहना चाह रहा हूं, ये जो शब्द है फियर फैक्टर, आखिरकार इसको दूर कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए। मैंने आपसे बहुत डिटेल में कहने से चीज़ों को बच रहा हूं, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो आगे कभी समय आने पर भी बताई जाएंगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जब तैयारी जो है, चाहे वो घर पे की हो, दिल्ली में की हो, कहीं पर भी की हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर यदि अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है हम इस फियर फैक्टर का शिकार हो जाते हैं। अब बात आती है इसको दूर कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए। तो मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अब आप जाइए सभ्यता के विकास में। मनुष्य का विकास हुआ, और मनुष्य का विकास जो डार्विन की थ्योरी है वो ये क्या कहती है। डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि मनुष्य का विकास जो है वो प्राणियों से हुआ। चिंपांजी, बंदर, ओरंगटंग, लंगूर, इन सारी जो है सभ्यता के विकास में जो है, और मानव क्रम के विकास में जो है, कहीं ना कहीं जो है मनुष्य का विकास इस प्रकार से हुआ। अब वहीं यदि भारत में आ जाए, तो भारत में ये कहा जाता है कि यदि हम लोग भारतीय जो है परंपराओं और दर्शन के माध्यम से जो है, विशेषकर जिसको विश्व में दो जो प्रकार से जो एक लाइन खींची गई है, एक तो पश्चिमी जो है सभ्यता, और जो पूर्वी यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इन दोनों को जो विभाजित किया गया है। तो जो भारतीयता के अंतर्गत जो बात कही जाती है, विशेषकर आध्यात्मिक जगत में, कि मनुष्य जो है उसको पैदा करने वाले ईश्वर है। यहाँ बंदर, चिंपांजी इत्यादि की थ्योरी को नहीं माना जाता है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। यानी भारतीय संदर्भ में जो डार्विन की थ्योरी है, इसको बहुत सारे लोग नकार देते हैं। और जब हम डार्विन की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, तो पश्चिमी जगत में ये बात कही जाती है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे प्राणियों का विकास हुआ, उसी क्रम में जो है चिंपांजी, बंदर, लंगूर, ओरंगटान जो है, इन सब से धीरे 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 किसका विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेपेंथ्रोकस, निएंडरथाल, क्रोमेगन, ठीक है, होमो इरेक्टस, और फिर जो है होमो सेपियंस। तो जो होमो सेपियंस था, जिसे आधुनिक ज्ञानी मानव कहा गया, आज से लगभग 40,000 साल पहले। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि इस संसार के जगत में, प्राणी जगत में, जो भी मनुष्य या जो भी प्राणी है, जिसके अंदर भी किसी न किसी प्रकार से एक चेतना है, तो फियर, जो डर है, वो प्रकृति प्रदत्त है। डर प्रकृति प्रदत्त है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां आप सब जानते हो, मनुष्य में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। यानी श्रवण क्षमता, देखने की क्षमता, सेंस, टच करने की क्षमता, ठीक है। इन्हीं प्रकृति में, इन्हीं इंद्रियों में ही जो है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में डर भी प्रकृति से ही आया है। यानी डर जो है वो हर मनुष्य और हर प्राणी में रहेगा ही।
ये सभ्यता और इस पूरी प्रकृति का जैसे जैसे विकास हुआ है, उसके विकास से लेकर आज तक जो है, इस बात को कोई भी नहीं नकार पाया है कि डर, आप किसी भी प्राणी को देख लीजिए, चाहे आप हिरण को देख लीजिए या किसी भी प्राणी को, डर जन्मजात सबके अंदर रहता है। अंतर सिर्फ इसका इतना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ने अपने डर को कहीं ना कहीं जीतने या छुपाने की कोशिश की है। तो यहां मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि इस डर से घबराना नहीं है। यह डर प्रकृति प्रदत्त है। और मुझे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान की बात भी याद आ रही है, जिन्होंने कहा था, न्याय जो है वो भय का शिशु है, न्याय डर का शिशु है। तो ये भी जो बात कही जा रही है, यानी जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, ये बात किसी और ने कही थी। और ये जो शब्द कहे गए कि जो न्याय है वो किसका शिशु है? भय का। तो अभी इन लाइनों पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन भय शब्द यहां पर भी आ रहा है। और मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, ये जो डर और ये जो भय है, ये प्रकृति प्रदत्त है। यानी मनुष्य का जब से इस संसार और इस प्रकृति में उद्गम हुआ है, और संसार के सभी प्राणियों में ये डर जो है सभी के अंदर है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसने कहीं ना कहीं डर को एक प्रकार से छुपा रखा है, या उसके ऊपर जो है अपना जो है आधिपत्य जमा रखा है। बहुत सारे लोग ऐसा कर पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यहां मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो डर है, ये डर बुरी चीज नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये ईश्वर ने हमको दी है। तो पहली बात तो इससे घबराना नहीं है। दूसरी चीज, अब इस डर को जीतना है तो 3 शब्दों को याद रखना। कौन से 3 शब्द? माइंड, बॉडी और सोल। यानी जो आपकी बुद्धि है, दिमाग है आपका, ठीक है, जो आपका जड़ शरीर है और जो आपकी चेतना है, इन तीनों को आपको सामंजस्य किसी भी प्रकार से इसमें क्या करना है? स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है। और ये सब तब हो पाएगा जब अपने आप आसपास के वातावरण को बिल्कुल भी नकारात्मकता से दूर रखेंगे। अब बात ये आती है कि सर हम जो है बहुत, यानी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, हजारों स्टूडेंट, हजारों बच्चे रहते हैं, तो कैसे हम नकारात्मकता को दूर रख सके? तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो है अपने ऊपर भरोसा रखें। निश्चित रूप से नकारात्मकता आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ एक ही लाइन को मैं बताना चाह रहा हूं, इसके अलावा मैं कोई भी दूसरी लाइन नहीं बोलना चाहूंगा। यानी यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं किसी भी प्रकार से, तो यकीन मानना जो नकारात्मकताएं हैं वो दूर। नकारात्मकताएं तब आएंगी जब आपके अंदर फियर फैक्टर, और फियर फैक्टर मैंने अभी आपसे कहा वो तो प्रकृति प्रदत्त है, वो तो आना ही है। तो जब आप एग्जाम की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो इस फियर फैक्टर को दूर करने का जो दूसरा तरीका है वो है आपको अधिक से अधिक टेस्ट देने हैं। यानी जब प्री का पेपर आए तो आपको 100 से 150 MCQ टेस्ट देने हैं, वो भी एग्जाम की कंडीशन जैसी परिस्थितियों में। और जब आपका मेंस का समय आए तो आपको मेंस के बहुत सारे पेपर आंसर राइटिंग के रूप में देने हैं। 2 बातें इस चीज को आपको, यही आपको इस एग्जाम में फियर फैक्टर से दूर रखने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात, यानी जो पहली बात जो मैंने आपसे सबसे पहले कह दी थी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और नकारात्मकता जो है उसको किसी भी प्रकार से अपने आसपास नहीं आने दें। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नकारात्मकता को हम दूर कैसे रख पाएं? हम जो है हमारे आसपास की जो परिस्थितियां वो तो हम बदल नहीं सकते। यानी हम यहाँ पर रहते हैं, हमको जो रोज जो है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज में ही रहना है। आप समाज से दूर नहीं जा सकते, अपने आप को एकांकी नहीं कर सकते। उन सब विचारधाराओं से दूर रखना, अपने परिवार और अपने जो भी आपके रिश्तेदार या और भी जो कुछ भी जिसमें जो सबसे
आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। भरोसेमंद जो हैं उनसे ही अपनी बात शेयर करें, उनके माध्यम से जो है आप जो अपने दुख दर्द और जो अन्य चीज़ें हैं वो बोलना बहुत ज़रूरी है। यदि बोलोगे नहीं तो फिर कैसे जो है आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 दूर होंगी। इसीलिए अपने परिवार में या फिर कोई बहुत ज़्यादा आपका विश्वसनीय हो उससे ज़रूर जो है अपनी बातें शेयर करते रहें, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है चीज़ें पता लगती रहेंगी कि हम जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि खुद के ऊपर भरोसा करना। तो 3 बिंदु हो गए। इन 3 बिंदुओं को यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इस डर को दूर करने के क्या 3 तरीके हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर पहला क्या है? पहला ये है, आपको जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, ठीक है, इसको जो है आपको अपने पास नहीं आना देना है। दूसरा बिंदु आपसे क्या कहा था? दूसरा बिंदु ये कहा था कि आप जो है अपने ऊपर भरोसा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर भरोसा करना। और अपने ऊपर भरोसा करना यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जब कभी भी आप आईने के सामने जाइए, दर्पण के सामने जाइए, तो दर्पण वही तस्वीर दिखाएगा आपको जो आप हो। और ये बात इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि जब भी मैं आईने के सामने, दर्पण के सामने जाऊंगा तो वो आईना मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, जो मैं हूं वही दिखाएगा। तो आपको ये भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं इतनी तैयारी मैंने कर रखी है और इतनी तैयारी मुझे और करनी है, यानी अपने आप के प्रति 100% ईमानदार। यदि आप अपने आप के प्रति 100% ईमानदार हो तो आपको अपने से ज़्यादा भरोसा किसी को नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी बात पता होगी कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, यदि हम दार्शनिक जो है मतों को माना जाए, तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश हुआ। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और पश्चिमी जो विचारधाराएं हैं, यानी वेस्टर्न फिलॉसफी, उसमें भी आप जो है खासकर जो ईसाई जो धर्म की जो फिलॉसफी है, उसमें भी बहुत सारे जो थिंकर हैं, यानी कांट से लेकर और बहुत सारे जिन्होंने अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से कही हैं। किसी ने बुद्धिवाद और अनुभववाद को मिलाया, तो सबने यही बात कही है। यानी मैं पश्चिम के दर्शन की बात कह रहा हूं कि जो ईश्वर है वो बड़ा दयालु है और उसने हम सबको बनाया है। यदि उसने हम सबको बनाया है तो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है या नहीं है? भारत में आइए, भारत में शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। यानी कि जो सत्य है, जिसको कभी, जो त्रिकाल अबाधित है, जो तीनों लोक में ना मिटाया जा सके, वही सत्य, वही ब्रह्म है। शंकराचार्य कह गए। और मात्र शंकराचार्य से बड़ा विद्वान पूरे विश्व में नहीं हो पाया, जिन्होंने, देखो विद्वान वह व्यक्ति होता है जो कम से कम शब्दों में अपनी बात समेट दे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई विद्वान होगा जिसने मात्र एक शब्द में पूरी दुनिया को समेट दिया और अपना सिद्धांत दे दिया। शंकराचार्य ने कहा त्रिकाल अबाधितम, जो तीनों लोक में, तीनों कालों में जो अबाधित है वही ब्रह्म है। तो हम किसके अंश हैं? ब्रह्म के। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ईश्वर परमात्मा के, तो हम बुरे कैसे हो सकते हैं? तो ये बात जो कही जा रही है, अपने ऊपर भरोसा रखो। यानी यदि आप अपने, लगता है कि मैं 100% सत्य हूं, मैं जो तैयारी कर रहा हूं, और जब मैं रोज आईने के सामने जाता हूं तो आईना कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाता, यानी मुझे आईने में अपनी तस्वीर देख के अच्छा लगता है। यदि आपको आईने में देखकर अपनी तस्वीर देख के कहीं ना कहीं ठीक ना लगे, कहीं कुछ डाउट लगे, तो समझ लीजिए थोड़ा और अभी प्रयास करने की आवश्यकता है। यहां पर मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा था कि अपने ऊपर भरोसा करना, क्यों? कि आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है। और पश्चिम का दर्शन और भारतीय दर्शन इस बात को साबित करता है। ये मैंने अभी आपके सामने इस बात की चर्चा की, ठीक है।
तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक तो नकारात्मकता, ये जो है दूर रखना है, इसको अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। और तीसरी बात जो है, एग्जाम का जो डर है उसको दूर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, वो है अधिक से अधिक टेस्ट पेपर देना। तो आपको प्री के एमसीक्यू देने हैं, आपको मेंस के जो है अधिक से अधिक टेस्ट जो है वो लगाने हैं। ये धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अभ्यास से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ठीक है। भारत की जो आध्यात्मिक संत परंपरा है, जिसमें हम लोग एक दर्शन को, महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन है, उसमें अभ्यास को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। पश्चिम में भी जो है, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट ने अपनी बात में कहा था कि भाई 9 पॉइंट कुछ सेकंड, यानी सेकंड के बहुत सारे हिस्से में आगे बढ़ने के लिए उनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यानी जो विश्व रिकॉर्ड बना वो 9 दशमलव कुछ सेकंड में बना। तो बहुत सारे ऐसे धावक हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, उन सब की यदि आप थोड़ी थोड़ी जो है कुछ ना कुछ बायोग्राफी देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि एक ही मंत्र है, यानी एक ही हमने तरीके से अपने ऊपर विजय प्राप्त कर पाई, वो है सतत अभ्यास। अब उसेन बोल्ट, माइक टाइसन से धीरे धीरे भारत में आ जाएं, और भारत में आ गए योग दर्शन पे। तो योग दर्शन चित्तवृत्ति, यानी वो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है, सबसे ज्यादा फोकस करने का प्रयास करना है कि आपको निरंतर अभ्यास करना है। और जो भी चित्त जो आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से दुर्बल या मलिन होता जा रहा है, उसको, जो आपका स्वतः मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त करना। जैन दर्शन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। जैन दर्शन में कहा है कि जो आत्मा है वो बिल्कुल पवित्र है, वो एकदम शुद्ध है। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार तेल के ऊपर धूल के कण चिपक जाते हैं, उसी प्रकार इस परम और सत्य आत्मा में कर्म फल चिपक जाते हैं। अब तेल से धूल के कण निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसी प्रकार आत्मा से धीरे धीरे कर्म फल निकालने पड़ेंगे, आश्रव, बांधव और जो है निर्जरा, इनके माध्यम से। और उसके बाद शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, ये बात मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि अपने ऊपर भरोसा करते हो तो यकीन मानना कि इस पूरे विश्व में संसार के विद्वानों ने यही कहा है कि आप एक शुद्ध चैतन्य परम जो है परमात्मा के ही अंश हो। और आप यदि अपने आप को सत्य और भरोसा करते हो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ईमानदारी से, ये चीज़ें हैं और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो यकीन मानना फिर आपकी दिशा बिल्कुल सही है। और तीसरा मैंने आपसे शब्द कौन सा इस्तेमाल किया था, अभ्यास। तो अभ्यास के बारे में जितने उदाहरण दिए जा सके उतने कम हैं। मैंने तो आपको सिर्फ पश्चिम के कुछ विद्वानों की चर्चा की और भारतीय कुछ दर्शन के बारे में कहा कि वो निरंतर अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बात को, तीन ये जो पॉइंट हैं, ये तीसरा शब्द है अभ्यास। ये 3 शब्द जो हैं आपको बस याद रखने हैं। नकारात्मकता कैसे दूर होगी, जब हम अपने आप के आसपास के वातावरण को कैसा बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करने से बचना चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, जितने भी भारतीय दर्शन हैं और जितने भी जो परंपराएं रही हैं, ठीक है, किसी भी धर्म की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक एकांत में जाकर अपने ऊपर ध्यान दिया। आप महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, भगवान महावीर को देख लीजिए, नानक को देख लीजिए, दादू को देख लीजिए, किसी भी विद्वान को, उन्होंने कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक इसी प्रकार नकारात्मकता कैसे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया होगा, तब परम ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, परम ज्ञान जो है उनके पास आया, प्राप्त हुआ। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 3 शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला शब्द, नकारात्मकता से दूर रहें, अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छे बनाने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरा,
अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। इस पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। और तीसरा, निरंतर अभ्यास। अभ्यास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये डर जो है तभी छिप सकता है, ये डर तभी समाप्त हो सकता है जब कोई भी विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करेगा। याद रखना, अभ्यास का महत्व सदियों से था, है और रहेगा। अभ्यास का इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग जुबान भाषाओं में किया है, पर बात वही है। पश्चिम में हम किसी भी विद्वान को ले लो, चाहे आप लॉक को ले लो, बर्कले को ले लो, ह्यूम को ले लो, कांट को ले लो, किसी को भी ले लो, सबने अपने अपने प्रकार से व्याख्या की है। भारत में अभ्यास पे कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है? धन कमाने को नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप ईश्वरत्व को कैसे प्राप्त हो, परम ज्ञान, परम चैतन्य, परम कैवल्य, परम मोक्ष, परम मुमुक्षु को कैसे प्राप्त कर सकें, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और यही कारण है, कल मैंने आपसे, यानी कुछ दिन पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि भारत में उसको महान कहा गया है जो बहुत ज्यादा धन और बहुत बड़ा राजा रहा है। नहीं, भारत में उसे महान कहा गया है जिसने सब कुछ त्यागा हो। तो त्यागने की बारी में, यानी भारतीय परंपरा में उसको ज्यादा महान कहा गया है। यानी त्यागने की परंपरा में भारत में सबसे ज्यादा महानों में से, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से कौन रहा है? सम्राट अशोक। कौन और किसका नाम ले सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध का नाम, भगवान महावीर, बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिन्होंने, और आप आध्यात्म में चले जाइए कि भाई वामन अवतार में भगवान श्री कृष्ण आ गए, उन्होंने 2 पग, यानी उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पग जो है वो धरती चाहिए, तो 2 पग में तो उन्होंने सब कुछ ले लिया, संसार दे दिया, सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा अब तीसरा पग, अब जो है क्या जो है मैं आपसे जो है दोगे? तो उन्होंने कहा ये जो तीसरा पग है ये मेरे अहम का है, मेरे अहंकार का है। तो अहम अहंकार जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है वह हमारी आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है ये भी शब्द है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं, अभ्यास। तो अभ्यास जो है वो लगातार अभ्यास जो है, इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। पश्चिम के विद्वानों ने उतना नहीं दिया होगा, सारी बातें उन्होंने भी कही हैं, लेकिन भारत के विद्वानों ने भारतीय परंपरा में अभ्यास का महत्व आज से कई 100 सालों पहले भी था और आज भी है। और ये जो सूत्र हैं, ठीक है, ये आज भी आपको अपनाने ही पड़ेंगे। और 4 चीजें जो है, इन शब्दों का विशेष रूप से याद रखना, आयुर्विद्या, यशो, बलम। ये 4 चीजें जो है वो एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। आयुर्विद्या, यशो, बलम। और वो कैसे प्राप्त होंगी, उनके लिए बातें कही गई हैं, लेकिन वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं। बस आप इतनी बातों को याद रखो। क्या आपके पास ये 4 चीजें हैं, आयुर्विद्या, यशो, बलम? तो मान के चलना कि आप इनके लिए प्रयासरत हो, लगातार कार्य कर रहे हो, तो मान के चलना सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आज मैंने आपके सामने इस फियर फैक्टर और डर को दूर करने की बात कही, और मात्र 3 शब्द जो है वही आपके सामने इस्तेमाल किए कि कैसे इस डर को दूर किया जाए, और डर कैसे, किस प्रकार से डर मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है। और डर जो है वो लोग बाहर से आता है या डर अंदर से होता है, या डर कैसे होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यह प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य, पूरे संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास डर नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने माइक टाइसन का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने कहा डर बहुत अच्छी चीज है। यदि डर नहीं होता तो मैं इतना अभ्यास ना करता, क्योंकि सामने वाला सिर्फ एक अच्छे पंच का इंतजार करता है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं सामने वाले का एक अच्छा पंच मेरे ऊपर पड़ जाए तो जो फैसला है मैदान में वो परिवर्तित हो सकता है, लड़ाई का फैसला कुछ भी हो सकता है। इस डर ने सतत अभ्यास के लिए प्रेरित किया।
उसेन बोल्ट के बारे में भी कुछ बातें हम लोगों ने की, योग दर्शन के बारे में बातें की, और महात्मा बुद्ध, जैन मतलब मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ आप सीख सकते हो, तो जैन जो दर्शन है उससे सीख सकते हो। कितना बल दिया है, लगातार अभ्यास, शुद्ध चैतन्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि योग दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन्होंने जितना बल दिया है अपने जो है शारीरिक अभ्यास, मानसिक अभ्यास, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का, मुझे नहीं लगता कि विश्व में शायद ही किसी दर्शन ने इतना जो है ध्यान और फोकस किया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपसे बस यही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और इस डर को जीतना है। डर के ऊपर क्या करना ही है, विजय प्राप्त करनी है। और यही फियर फैक्टर जो अध्ययन हुए हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन तमाम सारी परीक्षाओं के लिए, कि एक विद्यार्थियों का वर्ग लिया गया और विद्यार्थियों के वर्ग पर एक प्रकार से सर्वे किया गया कि आखिरकार ये लोग क्यों पराजित हुए, ये क्यों जो है एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकाल पाए। तो उस सर्वे में 99% जो है एक शब्द जरूर आया है, वो है फियर फैक्टर। तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।